परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 19 महाकवि कालिदास। इसमें हमने देखा था अगले वीडियो में कि शारदानंद नाम के एक राजा थे और उसकी एक गुणवती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विद्योतमा था। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर तक देशों में फैली हुई थी। विद्योतमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेंगी। उसकी यह घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास के पड़ोस के देशों में तक पहुंच गई, वहाँ के विद्वान पंडित शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ा दुख का अनुभव हो रहा था और वह उसका अपने साथ बदला लेने का उपाय सोचने लगे। विद्वान और पंडितों ने मिलकर यह तय कर लिया कि विद्योतमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो उसका अभिमान है वो टूट जाएगा और वह अपना अपमान का बदला भी ले सकेंगे। तब वह ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे और संयोग से उसे एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल जाता है। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी कर लिया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह कुछ भी नहीं बोलेगा और बिल्कुल चुपचाप ही रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा कि उसने जो कपड़े दिए थे अच्छे अच्छे वह पहन लिए और पंडित उसे विद्योतमा के पास शास्त्रार्थ करने के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योतमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि यह हमारे गुरुजी हैं और वह बहुत बड़े विद्वान और ज्ञानी है, शास्त्रों के जानकार भी है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिन मौन व्रत होने के कारण वह अपने संकेत से ही आपके साथ बात करेंगे और शास्त्रार्थ का जवाब देंगे। विद्योतमा पंडितों की यह बात छल भरी बात समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंखें फोड़ डालने का संकेत किया। तब पंडित ने इस संकेत का अर्थ विद्योतमा को समझाते हुए कहा कि मेरे गुरुजी आपके प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि ईश्वर और जीव 2 है। इस बार राजकुमारी विद्योतमा ने 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि यह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। उसने मुट्ठी बांधकर अपने तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। पंडितों ने इस बार भी विद्योतमा को संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि हमारे गुरुजी आपके प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आपने 5 उंगलियां से 5 तत्वों का संकेत किया है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं कि 5 तत्वों से मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। इस तरह शास्त्रार्थ में विद्योतमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से करवा दिया। एक दिन की बात है कि ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन तोड़ देता है और भूल से एकाएक बोल उठता है कि उठ। उसके बोलता सुनकर विद्योतमा चौंक उठी और उसे पता चल गया कि उसका पति कोई विद्वान पंडित या ज्ञानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल कपट की बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आने लगा। विद्योतमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास का प्रवेश रोक दिया। उसने कहा कि ऐसे गंवार, अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति का मेरे महल में कोई जगह नहीं है और उसने अपने द्वार बंद कर लिए। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ।
कि जब उसे महल के द्वार बंद कर दिए और कालिदास तब माँ काली के मंदिर में गए और माँ काली की घोर तपश्चर्या की और माँ काली का वरदान प्राप्त कर काली का दास बनकर वह कालिदास नाम प्राप्त हुआ और जल्दी ही कालिदास की सारी विद्या सीखकर प्रवीण होकर राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटा कि अब मैं उसके शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गया हूँ, अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, विद्वान हो गया हूँ, अब मैं मेरी पत्नी से जाकर मिलूँगा और उससे कहूँगा कि द्वार बंद है। तब उसके द्वार बंद थे और कहा कि मैं अब द्वार खोलो, मैं अंदर से पत्नी का उसने विद्योत्तमा से पूछा कि अब मैं शास्त्रार्थ करने के लिए योग्य हूँ, मैं तुम्हारे जवाब देने के लिए उचित हूँ। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उसके पंडित होने का विश्वास हो गया और उसने अपने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। यहाँ तक हमने देखा था। अब हम देखेंगे आगे। कालिदास को हर एक क्षेत्र का अब गहरा अनुभव था कि अब इतने वह विद्वान हो गए थे माँ काली के आशीर्वाद से और उसका दास बनकर कालिदास नाम प्राप्त किया और अब वे इतने विद्वान हो गए कि हर क्षेत्र में उसका गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसे वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीव अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात है, उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। कि कालिदास को अब हर एक क्षेत्र का गहरा अनुभव हो गया था माँ काली के आशीर्वाद से। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य, अभिज्ञान शाकुंतल या किसी मेघदूत में, रघुवंश में मिलता है, उसा अन्य किसी साहित्य में नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीव अधूरा दिखाई देता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात होने लगी। उनकी कोई तुलना, कालिदास की तुलना अब कोई नहीं कर सकता, उसकी जोड़ कोई नहीं जोड़ सकता। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविक से उपस्थित होती है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं, उसका रक्षक और पिता भी है। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। कि अब कालिदास को हर एक क्षेत्र का गहरा अनुभव हो गया था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है उसा कहीं नहीं मिलता। उनके प्रकृति के बिना मनुष्य जीव अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात, कि जो उपमा है वो विश्वविख्यात बन गई है कि वह उसकी कोई तुलना नहीं करता, उसका कोई जोड़ नहीं है। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना कोई नहीं कर सकता, उसकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता। ऐसा महान वह संस्कृत में ही नहीं परंतु ऐसा महान विद्वान वह बन गया। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी स्वाभाविक से वो उसने हर पुस्तक में, उसकी 7 पुस्तकों में, 7 महाग्रंथों की रचनाओं में की है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक ही नहीं बल्कि उसका रक्षक भी, कि उसका शासक का शोषण ही नहीं कर सकता राजा प्रजा का, बल्कि उसका रक्षण भी कर सकता है। वह रक्षक और पिता भी है कि प्रजा का हर एक क्षेत्र में रक्षा करना और उसकी पिता बनना वह राजा का धर्म है। उन दिनों समाज में नारी का, आप देख सकते हैं चित्र में कि नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कालिदास की रचनाओं से ही मिलता है कि समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था
और उसे नृत्य की घर की 4 दीवारों में रहकर रहना नहीं पड़ता था, बल्कि ही नारी का सम्मान भी किया जाता है और नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा भी नारी को दी जाती थी। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं कि पहला है ऋतुसंहार मालविका, दूसरा है मालविका के मित्र, विक्रमोर्वशीय, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम। एक महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं। उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उत्तम काव्य है। ऋतुसंहार में इसमें ऋतुओं तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने ऋतुसंहार में किया है। उसमें 6 ऋतु का वर्णन कालिदास ने किया है और प्रकृति की सुंदर चरित्र भी उसने यहाँ पर वर्णन और चित्रण भी किया है। तो महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ है और उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार और यह एक उत्तम काव्य भी है। उसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है। ऋतुओं तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है कि उसमें 6 ऋतु का सुंदर चित्रण किया है और प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया है। जितना चित्रण ऋतुसंहार में महाकवि कालिदास ने किया है उतना कालिदास के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। मालविका के मित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और आपको कभी भी पूछा जाए कि महाकवि कालिदास का प्रथम नाटक कौन सा है तो प्रथम नाटक है मालविकाग्निमित्र की और मालविकाग्निमित्र कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है कि उसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविकी की प्रेम कथा का वर्णन मालविकाग्निमित्र में किया गया है। तीसरा ग्रंथ है विक्रमोर्वशीय, कालिदास का दूसरा नाटक है। पहला नाटक है मालविकाग्निमित्र और दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीय और उस तीसरा ग्रंथ है। विक्रमोर्वशीय में यह महाराजा पूर्वा और अप्सरा उर्वशी की प्रणय कथा है कि एक दिन जब अप्सरा उर्वशी नृत्य कर रही थी तब पूर्वा ऋषि के प्रति उसकी आकृष्टता बढ़ गई और उसके नृत्य में भंग आ गया और उसी प्रणय कथा की कहानी की विक्रमोर्वशीय में महाकवि कालिदास ने वर्णन किया है, चित्रण किया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती और तीसरा है कुमार संभव और उसमें शिव पार्वती से विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध की जो आगे हमने वे चैप्टर में हमने आगे के वीडियो में हमने बुक में देखा था कि कुमार संभव और मेघदूत के। तो कुमार संभव और मेघदूत, कुमार संभव में महाकवि कालिदास ने शिव और पार्वती के विवाह से लेकर कार्तिकेय के जन्म तक की बात और तारकासुर द्वारा वध की कि उसके द्वारा तारकासुर का जब वध किया उसकी कथा का वर्णन कुमार संभव में है। और मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य है कि मेघदूत में इसमें यह एक यक्ष के विरह का चित्रण है। यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रेमिका तक पहुंचाना चाहता है कि मेघदूत में उसमें एक यक्ष के विरह की चित्रण किया गया है। कालिदास ने यक्ष की चित्रण का विवरण किया है और यक्ष मेघ को दूत बनाकर अपना संदेश मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा को प्रेमिका को पहुंचाना चाहता है। तो यह मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ है। यह भी एक खंड काव्य हो और इसमें यक्ष ने अपने विरहणी प्रिया को पहुंचाने का उपाय मेघ को बताया है और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूब निखरा है कि वर्षा ऋतु का और अपनी विरह से मिलने का जो मेघ द्वारा अपनी प्रियतमा तक अपना संदेशा पहुंचाने का खूब वर्णन किया है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है कुमार संभव में।
रघुवंश एक महाकाव्य है। रघुवंश महाकवि कालिदास का छठा महाकाव्य है, छठा ग्रंथ है। उसमें राम के वंश का परिचय दिया गया है। राम और रघुवंश, रघुकुल का यहाँ पर परिचय दिया गया है कि रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला, मोटी यानी कि मूर्ख बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश की कली से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की यह कथा रघुवंश में है कि उसने कहा कि यह रघुवंश महाकाव्य है और इसने कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कर दिया था। उसमें रघुकुल की सारी कथाओं का रघुवंशियों की बात यहाँ पर की है कि सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश कहाँ मोटी बुद्धि वाला, कि मैं तो एक मूर्ख बुद्धि वाला हूँ कि मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर मैं अपार समुद्र को पार करना चाहता हूँ। मैं सोच रहा हूँ रघुवंश के कुल का लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की बात महाकवि कालिदास ने रघुवंश में की है। महाकवि कालिदास का सातवां और उत्कृष्ट महाकवि कालिदास का सातवां और उत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक हैं कि महाकवि कालिदास का सातवां ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह कालिदास की सर्वश्रेष्ठ कृति है और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का नाटक के रूप में बड़े सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी प्रेम नाटक के रूप में ये सुंदर विवरण प्रस्तुत किया है। तो महाकवि कालिदास का सातवां और उत्कृष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है और अभिज्ञान शाकुंतलम यह उनका तीसरा नाटक है। पहला कौन सा था? मालविकाग्नि मित्र, और दूसरा कुमार संभव, और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। और इसमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमें मिलती है। कि अभिज्ञान शाकुंतलम केवल संस्कृत में ही नहीं परंतु जर्मनी में भी एक लेखक ने उसका वर्णन किया तो उसका बहुचर्चित पुस्तक हो गई थी वहाँ भी। तो महाकवि कालिदास का सातवां अंक और उत्कृष्ट अंक था अभिज्ञान शाकुंतलम। यह बल्कि संस्कृत में ही नहीं परंतु पूरे शास्त्रों में उसकी चर्चा हुई। यह उनका तीसरा नाटक है और इसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक से राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है और इस तरह महाकवि कालिदास राजा आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक हमें मिलती है। कि महाकवि कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। वे हमारे संस्कृत साहित्य में सदा अमर रहेंगे। उनकी रचनाओं में हमें उनके समय के इतिहास, साहित्य, शासन, राजनीति तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह सुंदर जीवनी महाकवि कालिदास की हमें यहाँ पर देखने को मिले कि कैसे निरक्षर और अनपढ़ कालिदास कैसे विद्वान और पंडित बन गए और मूर्ख होकर भी उसने ये माँ काली का दास बनकर जो सारी विद्या ये प्राप्त की और वह कालिदास नाम प्राप्त किया और उससे रोचक कहानियाँ हमें देखें। थैंक यू।